तैमूर रजा का वह इकलौता प्राइवेट कमरा जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे, मगर आज उस ठंडी खामोश फिजा में किसी और की महक का बसेरा था। एक ऐसी महक जो तैमूर रजा के सख्त वसूलों और पत्थर जैसे दिल को पल भर में पिघला सकती थी। तैमूर की आहट से कमरे की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जल्लाद जिसे दुनिया रूहाना की बर्बादी मानती थी, जब उस सोफे के करीब आया तो उसका वजूद ठहर गया। सामने रूहाना थी, बेखबर, मासूम। तैमूर की नजरें उसकी सफेद टांगों पर रुकी, जो सोफे से नीचे ढलक रही थी, और एक पल के लिए वक्त वहीं थम गया। वह सोई हुई थी, अनजान जिस शख्स के साये से वह डरती थी, आज उसी की निगाहों की तपिश उसके चेहरे को झुलसा रही थी। तैमूर रजा ने मजबूती से अपने होंठ भींचे। उसकी आंखों में गुस्सा कम और एक गहरी प्यास ज्यादा थी। उसने झुककर वह किताब उठाई जो रूहाना के हाथ से गिर चुकी थी, और उसे अपनी खुशबू में सराबोर महसूस किया। क्या यह सुकून था या किसी तूफान के आने की आहट? तैमूर वहां से तो निकल गया, लेकिन उस कमरे में जो नशा छोड़ गया था, वह रूहाना के सपनों को हकीकत में बदलने वाला था। तैमूर ने जब रुखसाना से उस कमरे के बारे में पूछा, तो वह डर के मारे कांप उठी। साहब जी, मैंने बीबी साहिबा को मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि वह आपकी पत्नी है और हर चीज पर उतना ही हक रखती हैं जितना आपका। तैमूर रजा, जो खड़ूस और मगरूर होने के लिए मशहूर था, आज पहली बार किसी को अपना हक जताते देखकर अंदर तक हिल गया। उसने गुस्से को एक तरफ रखा और वापस उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसकी रूहानी कैद उसका इंतजार कर रही थी। इस बार रूहाना सिर्फ एक अनचाही पत्नी नहीं, बल्कि उसके उन जज्बातों की चाबी थी जिन्हें उसने बरसों से बंद कर रखा था। वह कमरे में दाखिल हुआ। रूहाना अभी भी उसी अंदाज में लेटी थी, जिसे देखकर तैमूर की सांसें अनियंत्रित होने लगी। उसने रूहाना को कंधे से पकड़कर सीधा किया, और जब रूहाना की उन बड़ी बड़ी आंखों ने तैमूर को अपने करीब देखा, तो एक ऐसी खामोशी जंग शुरू हुई जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। रूहाना, जो उसे जल्लाद कहती थी, आज उसी की आंखों की गहराई में खो गई थी। तैमूर ने उसके बालों की एक लट कान के पीछे की और ठंडे लहजे में पूछा, क्या कहा तुमने? मैं जल्लाद हूँ? रूहाना की धड़कनें बेकाबू थी। उसने ना में सिर हिलाया, लेकिन तैमूर की नजदीकियों ने उसे जवाब देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ये ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी, जब उस वक्त तैमूर रजा की लाइब्रेरी में मौजूद थी। वहां पर मौजूद किताबों के कलेक्शन को देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा था। चलो, एक बात तो उस दुश्मन जान में कॉमन थी। इन दोनों की पसंद एक जैसी थी। दोनों को ही क्राइम और थ्रिलर वाले नॉवेल्स पसंद थे, और इसके साथ साथ वहां पर राजनीति के बारे में भी ढेर सारी किताबें मौजूद थीं, जो चीख-चीख कर तैमूर का पसंद बता रही थी। और अब मुझे पता चला है कि इतना खड़ूस क्यों है, उसने बुरा समूह बनाते हुए दिल ही दिल में सोचा। उसी वक्त रुखसाना हंसते हुए अंदर दाखिल हुई। बीबी साहिबा, आप यहाँ से चलें। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी बात सुनकर रूहाना के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? क्या यहाँ पर भी तुम्हारे साहब का नाम लिखा हुआ है? ना चाहते हुए भी उसके होठों से कड़वी बात निकल गई, तो रुखसाना ने फौरन से सिर झुका लिया था। ओ मैडम साहिबा, असल में ना, ये सर का प्राइवेट कमरा है। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। उनको पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। ये सुनकर रूहाना के होठों पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारे साहब की पत्नी हूँ। अगर मैंने उनको तुम्हारी शिकायत लगा दी तो तुम्हारा इस हवेली में आखिरी दिन हो सकता है, और फिर शायद उसके बाद तुम्हें दोबारा कभी इस कमरे की रखवाली की भी ज़रूरत ना पड़े। रूहाना अपने अंदाज पर खुद हैरान रह गई, जबकि दूसरी तरफ रुखसाना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे बाकी नौकरों से पता चला था रूहाना साहब की अनचाही पत्नी है। वो उनके पास जाना तो दूर की बात, उनसे बात करना तक भी पसंद नहीं करते। अब जब भी हवेली आते, अपना सारा वक्त इसी कमरे में ही गुजारते। लेकिन यहाँ पर रूहाना की आवाज़ का लहजा और उसका अंदाज़ा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। वह फौरन से माफ़ी मांगकर कमरे से बाहर निकली थी, जबकि दूसरी तरफ खड़ी रूहाना का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था और उसका पूरा वजूद डर से भर गया था। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? क्योंकि अगर ये उस दुश्मन जान का प्राइवेट कमरा है, तो वाकई मुझे जान से ही मार देगा। वह दिल ही दिल में अपने आप से सवाल जवाब कर रही थी। बस थोड़ी देर और रुकती हूँ, फिर चली जाऊंगी। उसने अपने दिलो दिमाग से तैमूर का डर हटाने की कोशिश की और एक और किताब उठाकर सोफे पर बैठने के लिए आगे बढ़ी। वह कुर्ता पजामा पहने सोफे पर किताब पढ़ने के लिए बैठ गई। वह इस काम में इतनी मगन थी कि उसे अंदाजा ही ना हो सका कि कब तैमूर अंदर आया। दूसरी तरफ जब तैमूर रजा ने कमरे में औरतों वाले इत्र की महक महसूस की, तो अपनी जगह पर रुक गया। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहां रूहाना पैरों को नीचे लटकाए बैठी हुई थी। पल भर में सारी कहानी उसे समझ आ चुकी थी। वह तेज कदम उठाता रूहाना की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने उसका बेढंगा रूप देखकर वह ना चाहते हुए भी अपनी जगह पर रुक गया था।
किताब पढ़ते-पढ़ते कब रूहाना की आँख लग गई, उसे अंदाज़ा ही ना हो सका। अब वो किताब ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर तैमूर ने कसकर अपने होंठ खींचे, क्योंकि उसे किताब बेहद पसंद थी और वह इनको बहुत सँभाल-सँभाल कर रखता था। उसने झुककर किताब उठाई और पास की मेज़ पर रखी। फिर उसी तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। रुखसाना, कहाँ हो तुम? ऊँची आवाज़ में नौकरानी का नाम ले रहा था। अगले कुछ ही पलों में वो चिराग के जिन की तरह उसके सामने हाजिर हो गई। जी साहब जी। उसका गुस्सा देखकर रुखसाना को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने जब तुम्हें कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी मेरे कमरे को नहीं खोलेगा, तो फिर क्या सोचकर तुमने बीवी साहिब को अंदर जाने की इजाज़त दी? वह एक-एक शब्द को चबाते हुए बोला। ये सुनकर रुखसाना ने अपना सिर झुका लिया और डरे हुए लहजे में बोली, साहब जी, मैंने बीवी साहब को मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि वो आपकी पत्नी हैं। हर चीज़ पर उतना ही हक रखती हैं जितना हक आपका है, और अगर मैंने आपको बताने की कोशिश की तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। क्योंकि रुखसाना तैमूर की सबसे पुरानी खास और वफादार नौकरानी थी, उससे कुछ भी नहीं छुपाती थी, इसलिए अभी भी उसने सब कुछ उगल दिया था। दूसरी तरफ तैमूर का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। क्या ये सब कुछ तुम्हें बीवी साहिब ने कहा? उसने पक्का करने के लिए दोबारा से सवाल पूछा तो रुखसाना पूरी ताकत से हाँ में गर्दन हिलाने लगी। जी साहब जी, उन्होंने कहा है, और इसके अलावा वो ये भी। बस दोबारा मुझे इसकी शिकायत मत लगाना, मुझे चुगली करती हुई औरतों से सख्त नफरत है। अब जाओ यहाँ से। वह हाथ उठाकर उसे वहाँ से भेज चुका था और खुद एक बार फिर कमरे में दाखिल हो गया। इस बार उसका रूहाना को देखने का अंदाजा काफ़ी अलग था। वह बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसमें कोई शक नहीं था कि रूहाना बेहद खूबसूरत थी। वह किसी का भी ईमान डगमगाने की काबिलियत रखती थी। और सबसे बढ़कर ये कि वो मासूम थी और साफ दिल थी। वह औरत किसी का भी सपना हो सकती थी। तैमूर की नज़रें उसके चेहरे से हटती हुई उसकी गर्दन पर जाकर रुक गई, जहाँ पर एक काले रंग का तिल उसकी तवज्जो खींच रहा था। वह नींद में गहरी-गहरी सांस ले रही थी। उसका सीना लगातार ऊपर-नीचे हो रहा था। तैमूर अब उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था। अगले ही पल रूहाना सोते हुए एक भरपूर अंगड़ाई ली और उल्टी होकर लेट गई। उसके ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी, जहाँ से उसकी पीठ और उसका अंतर्वस्त्र नजर आ रहा था, और फिर वहाँ पर भी एक छोटा सा तिल था जो कि तैमूर की कमजोरी था। उसने मजबूती से अपने होंठ भींचे, जिसे अपने अंदर उठने वाले जज्बातों को तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो, जो कि एक मुश्किल काम था, क्योंकि वह लड़की उसके सामने नज़ारों की दावत बनी लेटी हुई थी और दूसरा वह उसके निकाह में थी, यानी उसके लिए जायज़ थी। और ये ख्याल आते ही तैमूर ने बेसाख्ता उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही पल तैमूर ने उसके कंधों से पकड़कर सीधा किया। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखने लगा। दूसरी तरफ जब रूहाना को अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास हुआ, तो पहले हल्का सा कसमसाई और फिर अगले ही पल उसने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खोली। उसके बेहद करीब तैमूर मौजूद था और वो अभी भी नींद के खुमार में थी। उसने बेसाख्ता तैमूर के चेहरे पर अपनी उँगलियाँ चलाई और बिल्कुल भीनी आवाज़ में बोली, अब तो ये जल्लाद मुझे सपने में भी नज़र आने लगा है। इधर तैमूर ने अपने लिए जल्लाद का नाम सुना तो उसका मुँह खुला का खुला ही रह गया, जबकि अगले ही पल रूहाना ने दोबारा से उसकी छोटी-सी नाक को पकड़कर दबाया। फिर धीमे अंदाज में मुस्कुरा भी थी। वह लड़की मुस्कुराते हुए भी हसीन लगती थी, जबकि तैमूर तो उसकी हिम्मत पर दिल ही दिल में तारीफ किए बिना न रह सका। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ूस भी हो। कभी-कभार तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हें उठाकर 7वीं मंजिल से धक्का दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा हो गया तो फिर विधवा हो जाऊँगी ना। ऐसा हो गया तो फिर मैं विधवा हो जाऊँगी ना। नहीं, नहीं, अभी तो मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आए हुए। ये कहते हुए वो दोबारा से गहरी नींद में जा रही थी। काश तुम जल्लाद ना होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग एक परफेक्ट परिवार होते। इससे पहले वो कुछ और कह देती, तैमूर ने उसके वजूद को ज़ोर से झटक दिया और अब की बार रूहाना की पूरी आँख खुल गई। कुछ ही पलों के बाद जब वो होश की दुनिया में आई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि कोई सपना नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी। वह जल्लाद वाक़ई में उसके सामने मौजूद उसके मुँह से निकलने वाले एक-एक शब्द को सुन भी चुका था। क्या कहा तुमने? मैं जल्लाद हूँ। उसके चेहरे पर गिरती हुई बालों की लट को अपनी उँगली के इर्द-गिर्द घुमाते हुए बोला। रूहाना ने नामे गर्दन हिलाई, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वह अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। और तुम्हारे मुताबिक मैं खड़ूस भी हूँ। ये कहकर वह उसके और नज़दीक हुआ, जबकि उसकी नज़दीकी में रूहाना को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। उसको हद से ज़्यादा बेचैनी भी हो रही थी, क्योंकि तैमूर का हाथ उस दौरान लगातार उसके वजूद पर हरकत कर रहा था। वो उसकी कमर को अपनी पकड़ में ले रहा था, तो कभी उसके ब्लाउज़ की डोरी के साथ छेड़खानी कर रहा था
अगर ये सब कुछ सपने में होता तो यकीनन रूहाना उसको मज़े से महसूस करती। मगर दिक्कत ये थी कि ये सब कुछ हकीकत पर आधारित था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बारे में इतना खतरनाक ख्याल रखती हो। ये कहकर उसने एक झटके से रूहाना को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वह अपना संतुलन बनाए ना रख सकी और सहारे के लिए उसने अपने दोनों हाथ तैमूर के सीने पर रख दिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे काम भी है। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही क्योंकि तैमूर ने उसे अपनी बाहों की पकड़ में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ रूहाना की जान भी एक नाजुक हिरनी जैसी थी। वह कहाँ इस खूंखार जालिम शिकार का सामना कर सकती थी। खामोशी से यहीं बैठी रहो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, ये कहकर तैमूर ने उसके होठों पर उंगली रखी थी। फिर इस उंगली को रगड़ता हुआ नीचे सीने की तरफ लेकर गया और सीने के बीच में जाकर उसकी भावनाओं को भड़काने लगा। रोहाना ने करवट बदलने की कोशिश की लेकिन वह उसमें भी नाकाम रही। तुम्हें पता है आज तुमने 3 गलतियाँ की हैं। पहली तो तुम बिना इजाज़त के मेरे कमरे में दाखिल हुई, दूसरी तुमने मेरी किताब को हाथ लगाया, तीसरी तुमने मुझे जल्लाद और खड़ूस कहकर पुकारा। तुम जानती हो ना, इन गलतियों की तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है? रूहाना ने ये सुना तो डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली। आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। ये सुनकर तैमूर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। लेकिन नौकरानी ने तो मुझे बताया कि तुमने वो सब कुछ जानबूझकर किया और तुमने नौकरानी को ये भी एहसास करवाया कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या ये सच है? वह उसके और करीब हो गया तो रूहाना की सांसें अटकने लगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। जो कहा है सच कहा है। हम दोनों का निकाह हुआ है और इस नाते मैं वाकई में आपकी पत्नी हूँ। चाहे आप माने या ना माने। तैमूर को आज उसका बातें बनाना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि आज वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। राइट मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप मेरी मोहतरमा पत्नी हैं। लेकिन आप ये भूल रही हैं, पत्नी के कुछ फ़र्ज़ भी होते हैं, जो उसको निभाने पड़ते हैं। क्या आप उन फ़र्ज़ों को निभाने के लिए तैयार हैं? ये कहकर तमून ने उसकी धड़कनों को अपनी पकड़ में ले लिया और उनको हल्का-सा दबाया, तो रूहाना की गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ ढलकने लगी और उसके होठों से बेचैनी सी सिसकियाँ निकलने लगीं। दूसरी तरफ उसके हाथ भी तैमूर के मज़बूत मर्दाना हाथों पर जमे हुए थे, जैसे वो उनको अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर तैमूर को अंदाज़ा हो गया कि वो कोई छुई-मुई सी लड़की नहीं थी, बल्कि अच्छी-खासी समझदार थी, जिसको इन रिश्तों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम भी था। ये एहसास होते ही उसके जज़्बात भी बेकाबू होने लगे और उसने रूहाना को उठाकर बहुत ही सँभाल कर सोफ़े पर लिटाया, खुद उस पर झुक गया। क्या तुम अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो? वह उसकी आँखों में झाँकते हुए बोला। तो रूहाना की आँखों में आँसू आ गए। तैमूर ने अगले ही पल अपने होंठ उसकी आँखों पर रखकर उसके आँसुओं को चूमा। मुझे जवाब दो ना। ये सुनकर रूहाना ने नाम गर्दन हिला दी। तो तैमूर ने अब की बार अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और भीनी आवाज़ में बोला, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें दिमागी तौर पर तैयार कर दूँगा। उस दौरान वह उसके कंधे को सहला रहा था, जबकि रूहाना को यूँ लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर उसके काबू से बाहर हो रहा हो। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तैमूर प्लीज़ ऐसा मत करें। उसने उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की। तैमूर ने उसे चूम कर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी इस बेचैनी का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास इलाज है। मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो, मैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। ये कहकर तैमूर ने उसके कुर्ते के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश की, तो रूहाना की हल्की-सी चीख निकल गई, जबकि तैमूर के चेहरे पर नाराज़गी फैल गई थी। इस तरह की हरकतें मत करो लड़की, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। उसका अंदाज़ा उल्टा था। तब रूहाना को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। एक तो ये शख़्स उसकी इतनी दुआओं के बाद उसके नज़दीक आ रहा था और वह उसे अपनी ही बेवकूफ़ी से दोबारा खुद से दूर कर रही थी। आई एम सॉरी। रूहाना ने बेचैनी से होंठ काटे। तैमूर के होंठों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई थी। क्या तुम वाक़ई में मासूम हो या मासूम बनने का नाटक करती हो? ये सुनकर रूहाना ने नज़रें चुरा लीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। तैमूर ने हुंकार भरते हुए उसके ठोड़ी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। तुम वाक़ई में मासूम हो। ये कहकर वह उसके होठों को अपनी पकड़ में ले चुका था। उसका एहसास इस कदर गहरा था, रूहाना का वजूद एक पल के लिए थम-सा गया था और फिर जब उसकी सांसें अटकने लगीं, तो उसने तैमूर के सीने पर अपने हाथों से ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। तैमूर तेज़ी से उससे दूर हटा था। उसने पहली बार रूहाना के शरीर को छुआ था और ये एहसास इस कदर नशीला था कि रूहाना को अब सिर्फ़ यही याद था कि वो उस शख़्स की बाहों में है और उसकी नज़दीकी का मज़ा ले रही थी। तुम बहुत मीठी हो और बहुत कोमल भी। ये कहकर तैमूर ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों से सहलाया। तो रूहाना ने ज़ोर से अपनी आँखें भींच लीं। आँखें खोलो। तैमूर ने उसे अगला हुक्म दिया तो उसने आँखें खोल दी। लेकिन तैमूर को देखना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वह बार-बार अपनी पलकें झुका रही थी। मेरी तरफ देखो। तैमूर ने अगला हुक्म दिया तो वो धीरे से बोली, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। आपको देखना बहुत मुश्किल है।
मैं इस कदर खौफनाक भी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे देखने से डर लग रहा है। तैमूर के लहजे में शरारत का रंग था। लेकिन आप बहुत खतरनाक है। रूहाना की जुबान फिसल गई। उसे लग रहा था कि तैमूर बुरा मान जाएगा, मगर वह तो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था। हाँ, इस मामले में मैं बिल्कुल भी एतराज नहीं करूंगा। मैं वाकई में खतरनाक हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए हूँ जो मेरे दुश्मन हैं। लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो ना। वह शरारती अंदाज में बोला, तो रूहाना को उसकी आवाज़ का लहजा और उसका अंदाज़ा देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था वह कोई डरावना सपना देख रही है। तैमूर ने उसके कुर्ते को उसके कंधों से नीचे खिसकाया तो रूहाना एक बार फिर से तड़प कर रह गई थी। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो तेज़ी से नामे सिर हिलाते हुए बोली। तो फिर ठीक है, तुम मेरा कुर्ता खोलो। तैमूर हल्का सा उससे दूर हुआ ताकि वह आराम से उसके कुर्ते के बटन खोल दे। रूहाना ने शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए, अपने कांपते हुए हाथों से उसके कुर्ते के बटन खोले। तैमूर का चौड़ा सीना उसकी नज़रों के सामने था। उसने तैमूर के ऊपर से अपनी निगाहें हटाना मुश्किल हो रहा था। आप तो बहुत हैंडसम हैं। बेसाख्ता उसकी जुबान फिसल गई। अब मेरी बारी। ये सुनकर उसके वजूद को झटका लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था आपने, और ना ही हम दोनों के बीच कोई सौदा हुआ था। पति पत्नी के बीच सौदा उस वक्त हो जाता है जब उन दोनों का निकाह होता है। इसका मतलब ये होता है कि पत्नी अपने वजूद से अपने पति को सुकून पहुंचाएगी, अपने शरीर की कोमलता से उसको मदहोश कर देगी। ये कहकर तैमूर दोबारा से उसके सीने की कोमलता को अपने चौड़े मजबूत हाथों में दबाकर महसूस करने लगा, तो रूहाना बिना पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। वह उस नज़दीकी को समझ ही नहीं पा रही थी। एक तरफ उसका दिल करता था कि वह अपने आप को छुड़वाकर दूर भाग जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहती थी कि तैमूर उसे मजबूती से दबोचे रखे और इस तरह से उस पर अपना प्यार लुटाता रहे। अच्छी पत्नियां अपने पतियों की बात मानती हैं। तैमूर ने जब ये कहा तो रूहाना ने अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी। अब उसने विरोध करना भी छोड़ दिया था, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। रोहाना की बात मानने पर तैमूर को उस पर बहुत शिद्दत से प्यार आ रहा था। क्या तुम हमेशा से इतनी ही अच्छी हो? ये कहकर तैमूर ने एक बार फिर से उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया था और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, जबकि रोहाना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो बेचैनी से उसके बालों में अपने हाथ चला रही थी। तैमूर ने उसका कुर्ता उतारा नहीं था, लेकिन वह अपने हाथ अंदर ले जाकर उसकी भावनाओं को तो बुरी तरह से भड़का रहा था। रूहाना के होठों से हल्की-हल्की सिसकियाँ निकल रही थी और वह हर बार बेचैनी से तैमूर का नाम पुकारती, तो तैमूर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उस पर अपना प्यार लुटाने लगता। वे दोनों लगातार एक-दूसरे में खोते चले जा रहे थे। रूहाना की बेचैनी का ये हाल था कि उसने अपने पैर ज़ोर-ज़ोर से सोफ़े पर रगड़ने शुरू कर दिए थे। तैमूर कुछ देर के बाद उससे अलग हुआ और सीधा होकर बैठ गया। जबकि रूहाना को लगा था कि शायद तैमूर को उसकी कोई बात बुरी लग गई हो। वो दोबारा आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगी, लेकिन जब तैमूर ने उसे अपनी बाहों में उठाया, उसे लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ा, तो रूहाना के गाल एक बार फिर से शर्म से लाल होने लगे थे। छोटी लड़की, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम पूरी तरह से मेरे होश और हवास पर छा चुकी हो और मेरा ये नसाज सिर्फ तुम उतार सकती हो। ये कहकर तैमूर ने उसे बहुत ही धीरे से बेड पर लिटाया, दोबारा उसके करीब हो गया। कमरे में उन दोनों की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। रूहाना की तो हालत ही खराब हो गई थी, जिसे साफ पता चल रहा था तैमूर उसके करीब जाने वाला पहला मर्द है। दूसरी तरफ ये तैमूर के लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जिस माहौल में वो पला बड़ा था और आसपास उसने जिस तरह की औरतों को देखा था, कभी कभार तो उसे डर लगता था उसके नसीब में भी वैसी ही कोई औरत ना आ जाए। लेकिन इस मामले में अल्लाह ताला ने उस पर करम किया था। उसका अपना चरित्र भी मजबूत था। वो किसी भी औरत को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता था। उसने हर किसी को हद में रखा हुआ था। रूहानी ही वो पहली औरत थी जो उसके होश हवास पर छाई हुई थी। इससे पहले कि वह उसके साथ पूरी तरह से संबंध कायम करता, उसके करीब हो जाता, दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक हुई। रूहाना ने फ़ौरन उठकर अपने आप को सँभाला, जबकि तैमूर गुस्से से शर्ट पहने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ नौकरानी की बात सुनकर वो वहाँ से जा चुका था। जबकि कमरे में बैठी रूहाना अभी तक अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, जिनका शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। ए मेरे अल्लाह! ये तो बहुत ही सख्त जान है। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? ये सोचकर ही उसकी सांसें अटक जा रही थीं। लेकिन उसके साथ-साथ उसके होठों पर धीमी-सी मुस्कुराहट भी फैली हुई थी कि चलो, तैमूर उस बहाने उसके करीब तो हुआ। अपने वजूद के अधूरे होने का जो एहसास इतने दिनों से उसको सता रहा था, अब वो एहसास भी कहीं पीछे रह गया था। वो फ़ौरन फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उस दौरान गुज़रे हुए पल किसी फ़िल्म की तरह उसके सामने घूम रहे थे।
तैमूर रजा के बारे में सोचते हुए रूहाना के होंठ हल्के से फड़फड़ाए थे और वह अतीत के बंद दरवाजे खोलकर एक बार फिर से अपने ही ख्यालों में खो गई थी। तैमूर रजा रूहाना का चचेरा भाई था। वह अपनी दुनिया में कुछ इस तरह से कैद था कि बाकी हर चीज उसके लिए बेकार थी। वह किसी को अहमियत देना तो दूर की बात, किसी की तरफ मुड़कर देखना भी अपनी तौहीन समझता था। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही अमीर घराने में पैदा हुआ था। रूहाना के चाचा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसके साथ-साथ वो बहुत बड़े राजनेता भी थे और कुछ तैमूर की परवरिश भी ऐसी ही हुई थी, वो हद से ज़्यादा मगरूर बन गया था। लेकिन न जाने क्यों उसके बावजूद भी वो मगरूर शहज़ादा रूहाना को बेहद पसंद था। जब भी खानदान के किसी समारोह में वो लोग इकट्ठा होते, तो रूहाना की नज़रें लगातार उसी को ही तलाश करती। उस हकीकत से वाकिफ़ होकर भी वह शख्स उसकी पहुँच से बाहर है और वह कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकती। लेकिन वह अपने नादान दिल को कैसे समझाती, हर बार उसे उस मगरूर शहज़ादे की तरफ झुकाता। रूहाना को मेहंदी की वो रात बहुत अच्छे तरीके से याद थी, जब वो लोग सीधे एक-दूसरे के आमने-सामने हुए थे। रूहाना के चचेरे भाई की शादी थी, पूरा खानदान हवेली में जमा था। नज़मा बेगम ने रूहाना को ऊपर से मेहंदी की थाली लाने के लिए कहा। वह जल्दबाज़ी में तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, खुद को सँभालने के चक्कर में उसने सामने खड़े तैमूर का सहारा लेना चाहा। और उसी चक्कर में वो पूरी की पूरी थाली तैमूर की पीठ पर जा गिरी। तैमूर गुस्से से पलटा तो सामने खड़ी छोटी लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इससे पहले कि वह और कुछ कहता। रूहाना तेजी से बोल पड़ी, गलती मेरी नहीं, आपका कसूर है। आप रास्ते के बीच में खड़े थे। इस बार तैमूर ने तंज भरी नजरों से अपने आसपास देखा, क्योंकि वह सीढ़ियों के काफी दूर खड़ा था। फिर जब रूहाना ने उसकी तीखी नजरों को देखा तो उसे अपनी बेवकूफ़ी का गहरा एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? उसे तिरछी नजरों से देखते हुए उसने पूछा, तो एक बार फिर से रूहाना की जुबान फिसल गई। आपको कौन नहीं जानता? आप तो इस खानदान के सबसे खड़ूस बेटे हैं, जिनकी नाक पर 24 घंटा गुस्सा सवार रहता है। अपनी इस बिना रुके चलने वाली जुबान की वजह से वो हमेशा मुसीबत मोल ले लेती थी। लेकिन आज तो उसने अपने क्रश को भी नाराज कर दिया था। लड़की, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। इधर तैमूर का चेहरा गुस्से के मारे लाल टमाटर हो गया था। क्या ये खानदान के लोग उसके बारे में ऐसा ही सोचते थे? उसने अनचाहे दिल ही दिल में अपने आप से सवाल किया। दोबारा से सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को घूरने लगा, जो उस 6 फीट लंबे शख्स के साथ मुकाबला कर रही थी। ऐसी हिम्मत आज से पहले किसी ने नहीं की थी। तभी वहां नजमा बेगम आ गई। तैमूर के कपड़ों को देखकर उन्होंने रूहाना को डरावनी नजरों से घूरा, तो वह तेजी से बोल पड़ी, नजमा बेगम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये खंबा बनकर रास्ते में खड़े हो गए थे। मैं तो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची हूँ। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, इस जैसे खंबे से टकराकर मेरा सिर नहीं टूट गया। फालतू बातें मत बनाओ और जल्दी से बाहर जाओ, तुम्हें अलीना ढूंढ रही है। नजमा बेगम झुंझलाते हुए उसे डांट कर बाहर भेज चुकी थी। जब उसने अलीना को जाकर अपनी इस हरकत के बारे में बताया, तो अलीना अपना माथा पीट कर रह गई। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? एक तरफ तुम उसके पीछे पागल हो और उसे अपनी मोहब्बत में फंसाना चाहती हो, और दूसरी तरफ तुम उसे बातें सुनाकर आ गई हो। हे मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अब मैं तुम्हारे लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। रूहाना को भी जी भरकर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था, लेकिन अब अपना माथा पीटने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उधर नज़मा बेगम ने भी तैमूर से माफ़ी मांग ली थी कि वह छोटी है, नादान है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तैमूर ने उनका लिहाज करते हुए ज़्यादा बहस नहीं की थी, लेकिन दिल ही दिल में वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, जिसने उसे आईना दिखाने की हिम्मत की थी। इन दोनों की उम्र में भी काफ़ी फ़र्क था। तैमूर उससे पूरे 9 साल का बड़ा था। उधर रूहाना अभी 17 साल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रूहाना के अंदर शरारत मौजूद थी, क्योंकि मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। अगर यही बात उसकी अम्मी जान को पता चल जाती, तो वह तो जूता उतार कर उसे इतना मारती कि उसकी अकल ठिकाने पर आ जाती। और एक और मसला भी था कि उन दोनों के रहन-सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। रूहाना के बाबा एक मामूली से सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह इतनी नहीं थी, बस मुश्किल से घर का खर्च चलता था। जबकि दूसरी तरफ रूहाना के चाचा करोड़ों में खेलते थे। तो इस तरह से भी उन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं बैठता था, लेकिन एक चीज़ थी जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ सकती थी, और वे थी हामिद रजा दादाजी की ख्वाहिश। हामिद रजा दादाजी हमेशा से चाहते थे उन दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते में बन जाए और एक दूसरे से ज़िंदगी में कभी दूर ना हो, और इस सिलसिले में उन्होंने रूहाना और तैमूर की निकाह की बात की थी, लेकिन तैमूर ने सख्ती से मना कर दिया और उसने बहुत हंगामा भी मचाया। खबरदार, जो आपने इस बेवकूफ़ लड़की को मेरे सिर पर थोपने के बारे में सोचा। मेरा इतना बुरा वक़्त नहीं चल रहा।
जो मैं उस जैसी नादान लड़की से शादी करूँगा। रूहाना के कानों में जब ये बात पहुँची, तो उसे बहुत अफ़सोस हुआ था। गुस्से में आकर उसने सुबह-सुबह तैमूर की गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए और गुस्से से बुदबुदाने लगी, अब आएगा मज़ा, जब इसकी गाड़ी रास्ते में पंचर होगी। अल्लाह करे कि इसकी गाड़ी ऐसी जगह पर पंचर हो जाए, जहाँ पर भूतों का बसेरा हो। मज़ा आ जाएगा जब उस पर कोई चुड़ैल फ़िदा होगी। अपना काम पूरा करके जब वो पलटी, तो उसकी साँसें डर के मारे अटकने लगी, क्योंकि वह दुश्मन जान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। वह एकदम उठता उसके नज़दीक आया, तो वह डर से पीछे की तरफ हटी और गाड़ी के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें क्या कहा था छोटी लड़की, कि दोबारा तुम मुझे नज़र मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। वह उसके कानों के करीब झुकते हुए डरावने लहजे में बोला, आपको तो गलतफ़हमी हुई है मिस्टर, मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो क्या तुम्हारा भूत है? तैमूर ने तंज भरी आवाज़ में सवाल किया, तो रूहाना एक पल के लिए खामोश हो गई। मुझे लगता है कि मैं नींद में चलते-चलते यहाँ पर आ गई हूँ। अभी मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ नींद में किया था। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये कहकर वो बगल से निकलने लगी, तो तैमूर ने उसकी बाँह पकड़कर उसे दोबारा गाड़ी के साथ सटा दिया और साफ लहजे में बोला, तुम ही इन टायरों में हवा भरोगी और उनके पंचर लगाओगी। रूहाना को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने आज से पहले कभी गुब्बारे में हवा भी नहीं भरी थी। टायर में कहाँ से भरती? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये सुनकर तैमूर ने तेजी से नामे सिर हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं तो सच कह रहा हूँ। चलो शाबाश, काम पर लग जाओ। फिर तैमूर उसे गाइड करने लगा और वह उसकी हिदायत के मुताबिक तेजी से हाथ चला रही थी और कुछ ही देर में उसे अपनी कमर टूटती हुई महसूस होने लगी। उफ! मेरी जान निकल गई। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तैमूर की आंखें भटकती उसकी कमर पर जाकर रुकी, तो उसने फौरन अपनी नजरें हटा ली। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। आप किस कदर जालिम इंसान हैं। उफ अल्लाह! मेरी तो सांसें बंद हो गई। उसका चिल्लाना चरम पर था, जबकि तैमूर अब उसकी हरकतें देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। थोड़ी-सी अकल कर लो, वरना अगले घर जाकर अपने माँ-बाप की नाक कटवाओगी। ये सुनकर रूहाना ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई आपको अपनी बेटी भी देगा। ये कहकर वह गाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर फ़ौरन वहाँ से भागी थी, जबकि तैमूर उसकी रफ़्तार को देखकर दंग रह गया। क्या चीज़ है ये लड़की? उसने बेसाख्ता अपना सिर झटकते हुए सोचा। उधर रूहाना का गुस्सा ये सब कुछ करके भी ठंडा नहीं हुआ था। वह कुछ ऐसा चाहती थी, तैमूर को दिन में तारे और रात में सूरज नज़र आने लगे और फिर उसके होठों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट फैल गई। वह जानती थी अगर इस मामले में वो पकड़ी गई तो उसकी बहुत ज़्यादा जलालत होगी, लेकिन एडवेंचर से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था और इसी वजह से तो पूरे खानदान में शरारती मशहूर थी। उसने फ़ौरन से एक नंबर डायल किया और फिर अपने लहजे में दुःख समोते हुए बोली, मिस्टर ज़हीर खान, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़हीर खान उसके दोस्त का भाई था और न्यूज़ एजेंसी में काम करता था। कुछ ही देर में रूहाना ने उसे तैमूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट छपवाने के लिए कहा, तो जफ़र मिर्ज़ा फ़ौरन ही राज़ी हो गया। उसकी वजह ये भी थी कि रूहाना ने कुछ ही देर पहले जफ़र मिर्ज़ा की अपनी कज़न के साथ सेटिंग करवाई थी और वो भी इस वजह से क्योंकि जफ़र मिर्ज़ा उसकी कज़न को लेकर काफ़ी सीरियस था और उसके घर में रिश्ता लेकर भी गया था। अभी रूहाना का कर्ज़ चुकाने का वक़्त आ गया था। अगली सुबह जब तैमूर सोकर उठा तो उसने सबसे पहले अखबार उठाया। ये उसकी आदत थी, वह शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ता था। सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव होता था। जब तीसरा पेज खोला तो सामने ही उसको अपनी तस्वीर लगी हुई नज़र आई थी और एक पल के लिए तो तैमूर को लगा कि वह नींद में है। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, दोबारा से आंखें खोली, लेकिन वह हकीकत था। सामने उसी की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर साथ लिखा हुआ था, गुमशुदा, और फिर उसका नाम और नंबर, सारी डिटेल भी लिखी हुई थी। फिर आखिर तहरीर पर यह भी लिखा हुआ था, अगर किसी को ये शख्स मिल जाए तो मेहरबानी करके इसको इसके घर तक पहुंचा दे। तैमूर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, उसका तो बस नहीं चल रहा था, वह सारी दुनिया को आग लगा दे। वह गुस्से से रूहाना का नाम चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर निकला। रूहाना का घर उसके घर के बिल्कुल सामने ही था। रेशमा बेगम जो कि छत पर खड़ी खूबसूरत मौसम का मजा ले रही थी। अपने नाम की दहाड़ सुनकर उसको ज़मीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। या मेरे अल्लाह! मुझे बचा ले, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, ये सारी कारस्तानी मेरी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़हीर खान ने मुझसे वादा किया था, वो मेरे साथ दगा नहीं कर सकते। वह जानती थी तैमूर न्यूज़ एजेंसी में कॉल करने के बजाय डायरेक्ट उसी के पास ही आ रहा है। रूहाना की अम्मी रेशमा बेगम ने तैमूर को इस कदर गुस्से में देखा, तो दिल ही दिल में रूहाना को गालियों से नवाजने लगी। क्या हुआ तैमूर बेटा, गुस्से में नजर आ रहे हो? ये सुनकर वह तीखे लहजे में बोला, रुहाना कहाँ पर है? उसको भी इसी वक्त बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है।
उसका लहजा काफ़ी सख्त था। क्या हुआ? क्या उससे कोई गलती हो गई? रेशमा बेगम को गहरा डर महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तैमूर ने फौरन अखबार उनके सामने लहरा दिया। ये देखिए, अपनी बेटी की कारस्तानियाँ देखिए। अखबार में छपी खबर को पढ़कर रेशमा बेगम ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन साथ ही हंसी भी छूट रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि रूहाना का दिमाग इस हद तक चल सकता है। लेकिन मसला ये था, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ शरारतों में ही चलता था। पढ़ाई के नाम पर तो मोहतरमा के दिमाग को जैसे फालिज हो जाता था। रूहाना फौरन अपने कमरे में घुस गई। अंदर से जोर से लॉक लगा लिया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसका छोटा भाई जैद उसे बुलाने के लिए गया, तो वह दर्द भरी आवाज में बोली, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तैमूर भी जैद के साथ ही खड़ा था। उसने जैद को वापस भेजा। गुस्से भरी आवाज में बोला, इसी वक्त दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। उधर से रूहाना चीख पड़ी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपको जरा भी तमीज नहीं? जब भी किसी लड़की के कमरे में जाते हैं तो पहले दरवाजा खटखटाते हैं, और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के कमरे में जाने से पहले तो आपको ऐलान करवाना चाहिए। खैर, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ किसी से मिल सकूं। तैमूर गुस्से से पैर पटक कर रह गया, क्योंकि उसके पास कहने को शब्द ही नहीं बचे थे। रूहाना बेगम, अब कोशिश करना कि खुद को मेरी नजरों से दूर रखो, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे हाथ आ गई ना, उस दिन मैं तुम्हारी गर्दन मोड़कर तुम्हें ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। ये कहकर वो खामोश हुई थी। कुछ ही पलों के बाद रूहाना ने उसकी रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें वो उसकी गर्दन मोड़ने की बात कर रहा था। देखिए, मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली है, और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये रिकॉर्डिंग साबित कर देगी कि आप ही ने मुझे जान से मारा है। फिर आप भी पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। तैमूर ने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी। झुंझलाता हुआ उनके घर से बाहर निकल गया। उस दिन वह रूहाना पर बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। बाद में रेशमा बेगम ने भी अपनी बेटी को काफी डांट फटकार लगाई कि क्या जरूरत है तुम्हें ये हरकत करने की, तो रूहाना साफ मुकर गई और बोली, आपसे ही तो सीखा है कि जब तक सबूत ना हो तब तक इनकार ना करो, क्योंकि सबूत के बिना कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन चूंकि सामने तैमूर था और शाम के वक्त वह जहीर खान को हवेली ले आया, और जहीर खान ने रूहाना की पोल खोल दी। अब उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और उसके पिता रफीक अहमद ने भी फैसला सुना दिया कि अब बहुत हो गया, तुम्हारी बचकानी हरकतें बढ़ती जा रही है। उन्होंने तय कर लिया कि वह रूहाना की शादी करवा देंगे। वैसे भी अब वो 18 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में रूहाना की दूर दूर तक कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने चिल्ला चिल्लाकर इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रफ़ीक अहमद ने उसकी एक ना सुनी। तब तैमूर को उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस हुआ। वह ऐसा तो नहीं चाहता था ये लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दें। यही वजह है कि उसे ऐसे लोग ज़हर लगते थे, जो अपनी बेटियों को समझाने के बजाय, उनकी अच्छी परवरिश करने के बजाय ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ करवा देते थे, और फिर वो मासूम बेटियाँ जिनको दुनियादारी का पता ही ना होता था और ससुराल में जाकर दुखी होती थीं। रूहाना के साथ भी तो यही सब हो रहा था। लेकिन अब यहाँ तैमूर का बोलना उचित नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। अगले कुछ दिनों में तैमूर दोबारा अपने बिजनेस में मसरूफ हो गया, जबकि रूहाना के घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उसके लिए उसके पिता ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे अजान सैफी का रिश्ता चुना था, जो कि काफ़ी अच्छे और संस्कारी लोग थे। उन्हें यकीन था कि रूहाना उनके घर में खुश रहेगी। दूसरी तरफ रूहाना का चेहरा एकदम मुरझा गया था। वह जो 24 घंटे घर में शरारतें करती रहती थी, हर किसी की नाक में दम करके रखती थी। अब वो अपने कमरे में बाहर ही नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के पास बैठना भी छोड़ दिया था। रफ़ीक अहमद को भी अब जाकर एहसास हो रहा था कि वह जल्दबाजी कर बैठे। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके खानदान में जब कोई रिश्ता एक बार पक्का हो जाता, तो फिर वो मरते दम तक निभाना पड़ता है। तैमूर उन दिनों मलेशिया में मौजूद था जब उसके दादाजी हामिद रजा ने उसे कॉल की। उसे रूहाना की शादी पर आने के लिए कहा। उसके अलावा उसे शादी के इंतजाम भी देखने थे, क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़ा था। रूहाना के भाई भी अभी बहुत छोटे थे। तैमूर जब वहाँ पहुँचा, रूहाना को मेहंदी के कपड़ों में देखकर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खूबसूरत थी। अगर ये कहा जाए कि उदासी उसके हुस्न को और बढ़ा रही थी, तो इसमें गलत नहीं होगा। रूहाना ने सिर्फ एक बार नज़र उठाकर तैमूर को देखा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई थी। सबसे पहले रूहाना ने नजरें झुका ली, और इस बार ना तो उसकी आंखों में शरारत थी, ना ही उसके होठों पर वो शरारती मुस्कान थी। यूं लग रहा था जैसे वो एक जीती जागती लाश हो। तैमूर ने अगले ही पल अपने सिर को झटका, क्योंकि इस सब में उसका कोई सरोकार नहीं था। अगली सुबह वो रूहाना को ब्यूटी पार्लर से पिक करके ले आया था। रास्ते में उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह खामोश थी। लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी।
कई बार उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके कपड़ों में समा रहे थे। उस दौरान तैमूर ने मजबूती से अपने होंठ खींचे थे। अपने आप को बेगाना जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था रोती हुई लड़कियों को कैसे चुप करवाते हैं। वो फिर आखिर में वो थके हुए लहजे में बोला, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो शादी से इनकार कर देती। ये सुनकर रूहाना ने उसे खूनखार नजरों से घूरा। क्या आपने इस इनकार के लिए मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा था? तैमूर भी एकदम भड़क उठा। मुझ पर इल्ज़ाम न लगाओ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सारी करतूतें तुम्हारी अपनी हैं। अगर तुम उसी वक़्त ही सँभल जाती और बेवकूफ़ाना हरकत ना करती, तो शायद ये कभी ना होता। तैमूर का उसके साथ रूखा होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। रूहाना का निकाह शुरू होने में थोड़ी ही देर थी कि दूल्हे की तरफ से एक ऐसी माँग आई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल दूल्हे वाले चाह रहे थे लड़की वाले घर उनके नाम लिखवा दें, जबकि रूहाना के पिता के लिए ये नामुमकिन था। उनकी सिर्फ इकलौती बेटी नहीं थी, बल्कि और भी बच्चे थे जिनको उन्होंने हिस्सा देना था। जहाँ तक इस घर का सवाल था, तो उनकी कुल जमा पूंजी वो घर था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूल्हे वाले बारात वापस ले गए। हामिद रजा जी जैसे इसी मौके के तो इंतजार में बैठे थे। जब हामिद रजा जी ने खानदान भर में रूहाना और तैमूर के निकाह का फैसला सुनाया, पूरा माहौल एक पल के लिए शांत रह गया। तैमूर जो अपनी दुनिया में बंद और खानदानी रिवाजों से ऊपर उठकर जीने का आदी था, इस ऐलान पर तो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे के सख्त और कड़वे भावों ने फौरन ही तूफानी रूप ले लिया। उसने अपनी जगह से उठकर सख्त अटल लहजे में साफ तौर पर इनकार कर दिया था। दादाजी, आप होश में तो हैं? आप एक ऐसी लड़की को मेरे सिर पर थोप रहे हैं जिसका दिमाग हर वक्त बेवकूफ़ियों और नादानियों से भरा रहता है। मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं इस नादान बच्ची से अपनी ज़िंदगी जोड़ लूँ। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके शब्दों में उतना गुस्सा था कि हामिद रज़ा जी परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने तैमूर को धमकी दी, अगर उसने उनका फैसला नहीं माना तो उनका मरा हुआ चेहरा देखेंगे। और यहीं पर तैमूर बेबस हो गया था। जब रूहाना हामिद रज़ा दादाजी के इस अचानक फैसले का पता चला, वह तो जैसे सदमे में आ गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन न हो रहा था। तैमूर रज़ा खड़ूस मगरूर शख्स, जिसकी एक झलक देखने के लिए वह हमेशा बेताब रहती थी, अब अचानक उसका हमसफ़र बन चुका था। उसका दिल एक अजीब-सी हालत में था। एक तरफ तो वो शख्स था जिसे उसका नादान दिल न जाने कब से अपना चुका था, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजाना-सा डर और उलझन। उसके वजूद को घेरे हुए ये ख़्याल ही उसके लिए इस कदर अनोखा और गैर हकीकी था। उसकी साँसें बेतरतीब होने लगी थीं। क्या वाक़ई वह उस मगरूर शहज़ादे की पत्नी बनेगी? वह समझ ही ना पा रही थी कि इस अचानक बदलती तकदीर पर खुश हुए या परेशान। वह शख्स जो उसकी पहुँच से हमेशा दूर लगता था, आज तकदीर ने उसे लाकर उसके नाम के साथ जोड़ दिया था। खुशी, हैरानी और एक अजीब-सी बेचैनी का मिला-जुला तूफ़ान उसके अंदर था। उसी कस-मुकस में उलझी वह अपनी सुर्ख़ जोड़े को देख रही थी कि इस अचानक मिलने वाले रिश्ते को अपने दिलो-दिमाग में कैसे बिठाए। शायद तकदीर के खेल उसके लिए कोई खूबसूरत सपना या कोई कड़ी आज़माइश थी। फिर थोड़ी ही देर में उन दोनों का निकाह हो गया था। अब रूहाना रुखसत होकर तैमूर के घर आ गई थी। इस बार उसके घरवालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। उसकी अम्मी जान भी पूरी तरह खामोश हो चुकी थीं। उसके अब्बा जान को तो अब अपनी इज़्ज़त की चिंता थी। यूँ रूहाना रुखसत होकर तैमूर के कमरे में पहुँच चुकी थी, जिसमें अक्सर उसने अपने आप को सपनों में दुल्हन बनते तैमूर का इंतज़ार करते देखा था। वह अभी तक अपनी बेबसी और तकदीर के इस अनोखे खेल पर हैरान थी। कुछ मिनटों पहले जिस शख्स से वह नफ़रत और डर का रिश्ता जोड़े बैठी थी, अब वो उसकी पत्नी, उसकी इज़्ज़त बन चुकी थी। वह लाल जोड़े और भारी लहंगों में सजी-धजी चुपचाप बेड के किनारे बैठी थी। उसका दिल सीने में इस तरह धड़क रहा था जैसे पिंजरे में कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। दरवाज़ा खुला, तैमूर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे के भाव कड़े थे। उसने एक सरसरी नज़र उसके काँपते हुए वजूद पर डाली, कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका। बिना कुछ बोले उसके करीब आया। उसकी आँखों में गुस्सा भी था और एक ऐसी उलझन भी, जिसे वो खुद भी समझने में नाकाम था। रात के 2 बज रहे थे। उसे अपने लिए तैयार बैठा हुआ देखकर तैमूर रज़ा के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। वो नफ़रत से भरे लहजे में बोला, किसी गलतफ़हमी में मत रहना। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। चाचा ने किसी बोझ की तरह तुम्हें मेरे सिर पर लाकर फेंका है और अब मैं तुम्हें बोझ की तरह ही ट्रीट करूँगा। वह उसके कानों में ज़हर घोलता बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। रूहाना बेसाख्ता बोल पड़ी, ये सब मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तैमूर रज़ा के सामने रूहाना की आवाज़ इतनी धीमी थी, मुश्किल से हवा में मिल गई। तैमूर ने तंजिया अंदाज में एक आईब्रो ऊपर उठाई और उसकी ठोड़ी को अपनी उँगलियों की पकड़ में लेकर उसका चेहरा ऊपर किया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बहुत खुश हूँ? उसकी आवाज़ में तपिश थी। तुम जैसी आफ़त को अपने गले बाँधना मेरा कभी सपना था ही नहीं।
रूहाना, लेकिन अब जबकि ये हकीकत बन चुकी है, तो याद रखो यहाँ तुम मेरी मर्ज़ी से रहोगी, मेरे वसूलों पर। तैमूर रज़ा का ये रूखा और बेरहम रवैया रूहाना के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा, मगर इस बार वो पहले वाली नादान रूहाना नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब-सी ज़िद और खुददारी जाग गई थी। उसने झटके से अपना चेहरा उसकी पकड़ से आज़ाद किया और डर के बावजूद तैमूर की आँखों में आँखें डालकर बोल उठी, "तो आप भी ये अच्छी तरह सुन लें मिस्टर तैमूर रज़ा। मैंने भी आपसे शादी करने की कोई मन्नत नहीं मांगी थी और न ही आप मेरे सपनों के राजकुमार हैं। जो ज़हर आपके लिए वही मेरे लिए भी है।" उसकी इस बेबाक और पलटकर जवाब देने वाली आदत पर तैमूर दंग रह गया था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उसके सामने इस लहजे में बात करे। उसका पारा एक बार फिर चढ़ गया और वह उसके और नज़दीक हो गया, यहाँ तक कि फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया। "तुम्हारी ये ज़ुबान अब भी बंद नहीं हुई ना? लगता है मुझे तुम्हें सज़ा देनी ही पड़ेगी।" तैमूर ने उसके करीब झुककर उसके वजूद पर अपना दबाव बढ़ाया, तो रूहाना की सांसें रुकने लगी। एक पल के लिए उसकी वो तमाम हिम्मत हवा हो गई और खौफ ने दोबारा से उसके दिल को जकड़ लिया। उसने खुद को बचाने के लिए तैमूर रज़ा के सीने पर हाथ रखे, मगर तैमूर की मजबूत बाजुओं ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। इन दोनों की अंदरूनी कशमकश अपने चरम पर थी। तैमूर की शरारती निगाहें जब रूहाना के झुके हुए चेहरे पर पड़ी, तो उसके अंदर छुपा तूफान एकदम से प्यास में बदलने लगा। लेकिन वो फिलहाल कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता था। उस रात वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था और फिर अगली सुबह उसने रूहाना को आकर यकीन दिलवा दिया था कि उसे रूहाना के वजूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उस दिन रूहाना बहुत ज़्यादा रोई थी। उसने ना चाहते हुए भी घर फ़ोन करके अपनी माँ को भी इस बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अम्मी जान ने उसे तसल्ली दी। उन्हें यकीन था कि रूहाना बहुत जल्द तैमूर के दिल में जगह बनाने पर मजबूर हो जाएगी। और फिर अपनी माँ की सलाह पर अमल करते हुए रूहाना तैमूर रज़ा के लाख मना करने पर भी उससे दूर नहीं हुई। वह उसके मना करने पर भी उसके छोटे-छोटे काम अपने हाथों से करती थी। फिर एक ऐसा वक़्त आया था, तैमूर को उसकी आदत होने लगी थी। अब उसे अपना कोई भी काम रूहाना के बगैर अधूरा लगता था। उस दौरान एक दिन वह उसे अपने साथ अपने दोस्त के घर दावत पर ले गया था, क्योंकि उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। उसे लगता था रूहाना बेवकूफ़ सी लड़की है, उसने उसे सख्ती से मना किया था वहाँ पर जाकर कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। लेकिन जब उसने महफ़िल में रूहाना को फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए देखा, तो उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया। वह उस वक़्त बहुत ही शांत और संजीदा व्यवहार कर रही थी, हालाँकि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ 18 साल की थी। वापसी पर जब वो गाड़ी में आकर बैठी, तो सवाल पूछे बिना न रह सका। "जहाँ तक मुझे लगता है तुम पढ़ाई में तो बिल्कुल ज़ीरो थी।" ये सुनकर रूहाना ने एक अदा से अपने बालों को झटका और तेज लहजे में जवाब दिया, "पढ़ाई में बेशक ज़ीरो थी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और जहाँ तक इंग्लिश बोलने का सवाल है, ये सब तो उन सीज़न्स का नतीजा है जिनको देखने से अम्मी जान मुझे मना करती थी।" तैमूर रज़ा ने ये सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। संजीदा लहजे में बोला, "तुम किस तरह के सीज़न देखती थी?" ये सुनकर उसने तेज़ी से जवाब दिया, "जो रोमांटिक होते हैं।" लेकिन जल्दी ही उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, क्योंकि तैमूर अब उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। "आप मुझे गलत समझ रहे हैं," उसने हकलाते हुए कहा, तो तैमूर ने ना में गर्दन हिला दी। "बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी ठीक समझ रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ शक्ल से मासूम नज़र आती हो, अंदर से तुम शरारती हो और एक दिन तुम्हारी अंदरूनी शैतानी को मैं बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाऊँगा।" बाकी का पूरा रास्ता खामोशी में कट गया था। अगले दिनों में तैमूर एक बार फिर से अपने कामों में बिल्कुल बिज़ी हो गया, जबकि उसके पीछे रूहाना पूरे घर में बेहाल घूमती रहती थी। उसके ससुराल वाले घूमने के शौकीन थे। हर महीने के बाद वह किसी न किसी मुल्क में घूमने के लिए चले जाते थे। रूहाना को भी एडवेंचर करने और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन तैमूर के सामने अपने ख़्यालात का इज़हार करने से वो घबराती थी। कहीं ऐसा ना हो कि वह शख्स दोबारा से गुस्से में आ जाए और उन दोनों के दरमियान जो दोस्ती हो रही थी, वो भी ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ तैमूर ने शादी के रात जो उससे किनारा किया, उसके पीछे यही एक वजह थी कि वो जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला लेना नहीं चाहता था। इतना वो जानता था कि रूहाना बेहद खूबसूरत है और उसके मामले में खुद को रोक नहीं पाएगा, और वो ये नहीं चाहता था कि जज़्बात में बहक कर बाद में वो अपने फ़ैसले पर पछताता रहे। वो पहले उस पर खुलकर सोचना चाहता था, देखना चाहता था क्या वे दोनों एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं या नहीं, ताकि बाद में रूहाना की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उसको भी अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अब उसे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि रूहाना जैसी भी थी, उसके लिए परफ़ेक्ट थी। वो उसे समझती थी और उसके मुताबिक ही रिएक्ट करती थी। कभी-कभार ऐसा होता था कि तैमूर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता था, लेकिन तभी वो खामोश हो जाती थी। जब तैमूर का गुस्सा ठंडा होता,
उसे अपनी गलती का एहसास होता और रूहाना से अक्सर माफ़ी माँग लेता था या उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाता था। शादी की रात के अलावा उसने रूहाना से कभी बुरे लहजे में बात नहीं की। वह उस पर गुस्सा कर जाता था, लेकिन उस दौरान भी वह उसके लिए गलत शब्दों का चुनाव नहीं करता था। ना ही उसने रूहाना को यह एहसास दिलाया था, वह उसके सिर पर थोपी गई है। और शादी की रात भी उसने जो शब्द कहे थे, उस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। और फिर जब वो इस बार बिज़नेस ट्रिप से घर वापस आया, तो रूहाना के हवाले से उसके जज़्बात पूरी तरह बदले हुए थे। जब नौकरानी ने बताया रूहाना पूरे हक के साथ अपने आप को तैमूर की पत्नी कह रही थी, तो उसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। फिर रूहाना के करीब जाने पर, उसको खुद को अपने आप को सौंपने पर उसका दिल खुशी से भर गया। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें हवेली के बड़े से लॉन और फूलों के किनारों पर पड़ रही थी और रूहाना हल्के रंग का भारतीय सूट पहने लॉन में मौजूद पौधों को पानी देने में मसरूफ थी। उसका दिल एक सुकून और खुशगवार एहसास से धड़क रहा था, क्योंकि कल रात लाइब्रेरी में पेश आने वाले वाक़यात, तैमूर के बदलते हुए नरम और दिलकश अंदाज़, उसके दिमाग में बार-बार किसी खूबसूरत फ़िल्म की तरह घूम रहे थे। वह धीमे सुरों में कोई गाना गुनगुना रही थी, बिल्कुल बेखबर कि लॉन के रास्ते पर कोई आकर खड़ा हुआ है। अचानक फ़िज़ा में तैमूर की मखसूस और भारी परफ्यूम की महक फैली। अगले ही पल उसकी मज़बूत बाजुओं ने पीछे से आकर रूहाना की कमर के गिर्द घेरा डाल दिया। रूहाना के हाथ से पाइप एक पल के लिए छूटते-छूटते बचा, उसकी साँस गले में अटक गई और उसका पूरा शरीर तैमूर के इस अचानक अंदाज़ पर किसी नाज़ुक पत्ते की तरह काँप उठा। तैमूर ने अपनी ठोड़ी लापरवाही से रूहाना के कंधे पर टिकाई और उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। आई एम रियली सॉरी रूहाना, रात के वक़्त मैंने सब कुछ इस तरह अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन सच में एक बेहद ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से मुझे उसी वक़्त फ़ौरन जाना पड़ा था। रूहाना ने अपने दिल की धड़कनों को सँभालने की कोशिश की और शर्म से झुके हुए चेहरे के साथ हल्का-सा मुस्कुराते हुए बोल उठी, कोई बात नहीं तैमूर, मुझे अंदाज़ा था कि आप किसी ज़रूरी काम से ही गए होंगे। मगर तैमूर ने तेजी से नामे सिर हिला दिया। उसकी पकड़ रूहाना की कमर पर और ज़्यादा मजबूत हो गई और वह संजीदा गहरे लहजे में बोला, नहीं रूहाना, ये बहुत बड़ी बात थी और मैं जानता हूँ कि तुमने रात भर अकेले में क्या सोचा होगा। मैं अपनी उस मजबूरी और पुरानी तमाम गलतियों को अब हमेशा के लिए ठीक करना चाहता हूँ। ये कहते ही तैमूर ने अपनी मजबूत बाहों से उसे उठा लिया, तो रूहाना के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसने घबराहट में अपने दोनों हाथ फौरन तैमूर के चौड़े सीने पर टिका दिए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह हकलाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतार लें। लॉन में नौकर आ रहे होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मगर तैमूर रज़ा के चेहरे पर एक दिलकश और फ़रेब सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने रूहाना की घबराहट पर ज़रा भी ध्यान न दिया और बेबाक लहजे में बोला, तुम्हें नीचे उतारने का तो मेरा दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं। और जहाँ तक बात है नौकरों की, तो सुन लो, मुझे इस हवेली के किसी भी नौकर या किसी और इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज़्ज़त हो और मैं तुम्हें जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकता हूँ। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं। ये कहकर वह सीधा लॉन से निकलकर हवेली के अंदर आया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसने रूहाना को बहुत नरमी और एहतियात के साथ अपने बड़े से बेड पर बिठाया और खुद बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। उसकी निगाहें सीधे रूहाना की आंखों में थी। रूहाना ने डरते-डरते अपनी पलकें उठाई और मुश्किल से इतनी हिम्मत जुटा पाई उसके चेहरे को देख सके। तैमूर ने गहरा सांस लिया। अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मैं जानता हूँ जब हमारी शादी हुई थी, तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है। मैंने शादी की पहली रात भी तुम्हें वो सब बातें कही थी, जो एक पति को कभी भी अपनी नई नवेली दुल्हन से नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरा वो ठंडा और बेरहम रवैया तुम्हारे लिए कितना तकलीफ़देह था और मैं इन सब के लिए तहे दिल से तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में किसी बोझ की तरह नहीं आई थी, बल्कि सच तो ये है कि मैं खुद अपने अंदर की उलझनों और हालातों की वजह से खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। लेकिन अब मज़ीद इस उलझन में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई और खूबसूरत शुरुआत दें। क्या इस ज़िंदगी के लंबे सफ़र में तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझे अपना असली जीवन साथी मानने के लिए तैयार हो? रूहाना को तो अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वह जो पिछले इतने महीनों से सिर्फ तैमूर की ठंडी प्रतिक्रिया और गुस्से को ही अपनी तकदीर समझ बैठी थी, आज उसी शख्स के मुँह से इतने मोहब्बत भरे और अजीज़ी से भरपूर शब्द सुनकर उसकी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब देख रही हो। उसने काँपते हुए और डरते हुए लहजे में पूछा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं तैमूर? क्या आप वाक़ई मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? क्या आपका ये फ़ैसला पक्का है? तैमूर ने एक बार फिर तेज़ी से नामे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट उभरी
और वह यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला, मेरा तुम्हारा कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रूहाना, बात सिर्फ इतनी थी। ये सब कुछ इस कदर अचानक और ज़बरदस्ती हुआ था कि मैं खुद अंदर से पूरी तरह उलझ गया था और इस मानसिक उलझन और गुस्से से बाहर निकलने में मुझे थोड़ा-सा वक़्त लग गया। मैं पहले तुम्हें समझना चाहता था, तुम्हारी इस मासूमियत और शरारतों के पीछे छुपे दिल को जानना चाहता था। लेकिन अब मैं पूरे होश-हवास में और पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, मैंने तुम्हें अपना हमसफ़र बनाने का फ़ैसला कर लिया है और इस फ़ैसले से पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं थोड़ा-सा रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर शरारती अंदाज़ में हल्का-सा मुस्कुराकर बोला, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ़ मेरी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं होगी रूहाना। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई शिकवा या नफ़रत बाकी है, तो तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकती हो। रूहाना का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से घबराकर पूछा, तो अगर मैं इनकार कर दूँगी तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? तैमूर ने बड़े आराम से अपने कंधे उचकाए। उसकी आँखों में शरारत थी। वह नरमी से बोला, अगर तुम इनकार कर दोगी तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है और तुम्हें अपने साथ ही रखना है, चाहे तुम राज़ी हो या ना हो। ये कहते ही उसने मज़ीद कोई मौका दिए बिना रूहाना को खींचकर अपने मज़बूत और गर्म सीने में लगा लिया। रूहाना के मुँह से एक हल्की-सी सिसकी निकली और उसने भी हिचकिचाते हुए अपने दोनों हाथ तैमूर के कमर के इर्द-गिर्द लपेट दिए। उसके सीने पर सिर रखकर खिल उठी और इस तरह उनकी अधूरी मोहब्बत की कहानी ने एक मुकम्मल और हसीन मोड़ ले लिया। रूहाना जानती थी, उसमें तैमूर का कोई कसूर नहीं था। शायद उसकी जगह होती तो वो भी ऐसा ही करती। वह तो पहले भी उससे नफ़रत नहीं करती थी। नफ़रत करती भी तो कैसे? तैमूर मानसिक उलझन में होने के बावजूद भी कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था और ना ही कभी तैमूर ने उससे जलील किया था। वह बस उस पर कभी-कभार गुस्सा कर जाता था, लेकिन उसमें भी रूहाना की अपनी ही गलती होती थी। लेकिन दिल खुलने के बाद तैमूर ने उस पर गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। अब तो मामला उल्टा हो चुका था। अब रूहाना गुस्सा करती और तैमूर खामोशी से सुनता था, फिर बाद में उससे मोहब्बत करके उस गुस्से को ठंडा कर देता। अब रूहाना ज़िद्दी हो चुकी थी। तैमूर उसकी हर ज़िद को पूरा करता था, क्योंकि उसने रूहाना को दिलो-जान से अपना लिया था। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसमें हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।